वेलकम टू एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम लोग बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए यूपी सीनेट एम्स बीआरबीसी ईसी के लिए सिलेक्शन की तैयारी, जो अभी एग्ज़ाम का 70 डेज बचा है, उसमें से आज हम लोग डेज नंबर पहला आज स्टार्ट करेंगे। ये एक मैराथन की तौर पे समझिए या एक ये सिलेक्शन की तौर पे समझिए। इस बार हम लोग का टारगेट है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन तक ले जाना बच्चे को, ठीक। तो सिलेक्शन का डे नंबर 1 है। तो आइए इस चीज़ को देखते हैं। इसमें क्वेश्चन यूपी सीनेट एम्स और बिहार जैसे राज्य के लिए क्वेश्चन लाए गए हैं जो बीएससी नर्सिंग 2026 का एग्ज़ाम देना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आते हुए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क कार्य क्या है। व्हाट इज वर्क। कार बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू समय, फोर्स इंटू टाइम, दूरी इंटू समय, डिस्टेंस इंटू टाइम। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई आंसर होगा नहीं। तो पहले हम जानते हैं वर्क क्या होता है। वर्क कहता है कि बल और दूरी का अदिश गुणनफल को ही हम लोग कार्य कहते हैं। बल और दूरी का अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल और दूरी का अदिश गुणनफल को ही हम लोग कार्य कहते हैं। इसीलिए एफ एस कॉस थीटा हम लोग डब्लू बराबर एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं। एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक। तो बल क्या जो कार्य क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग वर्क कहते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम वर्क कहते हैं, ठीक। तो अगर वर्क का हम लोग यूनिट देखा जाए एसआई यूनिट, अगर वर्क का एसआई यूनिट देखा जाए तो एफ का क्या होता है न्यूटन, एस डिस्टेंस है तो न्यूटन मीटर, डब्लू बराबर हमारा क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, डब्लू बराबर जूल हो जाएगा, ठीक। जूल हो जाता है। न्यूटन मीटर को जूल हम लोग कहते हैं, जूल। न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं, ठीक। तो एक जूल बराबर क्या होता है, एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग होता है। एक जूल बराबर क्या होता है 10⁻7 अर्ग होता है। एक अर्ग बराबर होता है, एक अर्ग बराबर 10⁻−7 जूल होता है, -7 जूल होता है, ठीक। तो ये रहे वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। तो यही कह रहा है कार्य क्या है, तो कार्य जो होता है बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। कार्य क्या है, कार्य जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि कार की एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। जो कार की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, न्यूटन होती है, वाट होता है या पास्कल होता है। तो पास्कल जो एसआई यूनिट होता है ये प्रेशर का होता है। प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपान एरिया। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपान एरिया। फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं। एरिया को हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर। तो न्यूटन मीटर प्रेशर बराबर न्यूटन अपान मीटर इज इक्वल को हम लोग क्या लिखते हैं, पास्कल बताते हैं। पीए से डिनोट किया जाता है, ठीक। वाट जो होता है ये पावर का होता है। पावर बराबर शक्ति। तो P बराबर डब्लू अपान टी। न्यूटन जो होता है ये हमारा फोर्स का होता है, फोर्स का। P जो W होता है, W का क्या होता है जूल। जूल अपान टाइम, जूल अपान सेकंड को ही हम लोग पावर कहते हैं। जूल अपान सेकंड को हम लोग पावर कहते हैं। तो वर्क का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है, आंसर नंबर ए होता है। वर्क का
एसआई यूनिट जूल होता है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है और 1 अर्ग बराबर 10 की पावर -7 जूल होता है। तो ये सभी की पॉइंट है, ये सभी को की पॉइंट को आप लोग को याद रखना है कि क्या क्या होता है। ठीक। तो ये सभी होते हैं। तो कार का एसआई मात्रा क्या है? जूल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बल विस्थापन के लंबवत हो तो कार्य कितना होगा। कह रहा है इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस वर्क इज। कह रहा है यदि बल विस्थापन के लंबवत हो तो कार्य कितना होगा। 0, अधिकतम, मैक्सिमम, न्यूनतम, मिनिमम, अनंत, इन्फिनिटी। तो कह रहा है कि जो हमारा बल है ये कह रहा कि जो बल है वो विस्थापन के लंबवत हो, तो जब विस्थापन के लंबवत होगा तो वहाँ कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। कोण कितना? 90 डिग्री का बनेगा। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि W बराबर FAS cos थीटा। तो cos थीटा का मान अगर 90 रखते हैं तो अगर cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो हमारा वर्क कितना आ जाएगा? तो वर्क बराबर हमारा 0 आ जाएगा। तो कार कितना हो जाएगा? तो कार हमारा 0 हो जाएगा। ठीक। कार अधिकतम कम होगा जब cos का मान 0 होगा। कार न्यूनतम कब होगा? जब cos का मान 180 होगा। ठीक। तो कह रहा है कि जो बल है विस्थापन के लंबवत है, बल और विस्थापन जो ये डिस्टेंस है उसके लंबवत है। ठीक। तो इसमें कार क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? आंसर नंबर ए हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा एनर्जी क्या है। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क, फोर्स, वेलोसिटी या द्रव्यमान मास। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? तो मास होता है उसमें क्या होता है कि वह एक स्थान गिरता है उसमें भार होता है तो उसी को मास कहते हैं। ठीक। तो एसआई यूनिट अगर मास की देखी जाए तो यूएसआई यूनिट अगर मास की देखी जाए तो किलोग्राम होता है। ठीक। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस। वेलोसिटी बराबर होता है विस्थापन अपान टाइम। बल क्या होता है? बल बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। द्रव्यमान और त्वरण का अदिश गुणनफल को ही हम लोग फोर्स कहते हैं। ठीक। तो मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाता है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एनर्जी जो ऊर्जा होता है वो कार्य करने की क्षमता होता है। तो कैपेबिलिटी टू डू वर्क जो होता है ये एनर्जी का एनर्जी जो होता है वो कार्य करने की क्षमता होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? क्या जूल है, वाट है, न्यूटन है, पास्कल है? तो पास्कल अभी हम बताएं किसका होता है? प्रेशर का होता है। पास्कल किसका होता है? तो प्रेशर का होता है। ठीक। न्यूटन किसका होता है? तो ये फोर्स का होता है। ठीक। वाट किसका होता है? ये पावर का एसआई यूनिट है। ठीक। जूल जो होता है ये वर्क और एनर्जी दोनों का एसआई
यूनिट है, SI यूनिट है। तो ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा का SI यूनिट क्या होता है, जूल। तो इसके लिए आंसर नंबर ए हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या है। फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², mb, mgh या m/b। तो ये जो mgh होता है ये पोटेंशियल एनर्जी का होता है, स्थितिज ऊर्जा की होती है। ठीक, mb जो होता है मास इंटू वेलासिटी, p बराबर मास संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेलासिटी। ठीक, तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है के ई बराबर होता है हाफ mv²। ठीक, यम यहाँ डिनोट करता है मास को, बी डिनोट करता है वेलोसिटी को, वेग को, ये द्रव्यमान को, ये वेग को। ठीक, तो ये इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होता है, आंसर नंबर ए हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगर इसी पे क्वेश्चन आ जाए के ई बराबर हाफ mv² पे अगर क्वेश्चन आ जाए, mv² पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो दे दे कि किसी ऑब्जेक्ट का मास 20 kg है, 20 kg है। ठीक, और उसकी वेलोसिटी है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, 10 मीटर सेकंड है। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m इंटू v²। ठीक, तो हाफ m का मान कितना है 20, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम काट देते हैं 10, तो 10 गुणे 100 तो कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी जो आएगी 1000 हमारी आएगी, 1000 काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी हमारी 1000 आई है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई 1000 आई। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी दिया रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी पूछा जा सकता है। ठीक, तो इसका काइनेटिक एनर्जी का सूत्र हाफ mv² होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या है। फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, क्या mgh है, क्या mv² है, क्या m/b है, क्या mgh है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है P बराबर mgh होता है। यहाँ m क्या होता है, m जो होता है यहाँ m मास होता है, g यहाँ क्या होता है ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण होता है, एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, h क्या होता है हाइट होती है, h हमारी हाइट होती है। ठीक, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh होता है। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगर इस फार्मूले पे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh पे, अगर इस पे आप लोग को अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दे दें कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास 10 kg है और उसकी वो इतनी इस हाइट पे वो 30 मीटर की इस ऊंचाई पर जा रही है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी Pe क्या होगा। तो फार्मूला पढ़े हैं P इंटू ई बराबर होता है mgh, मास उसका कितना 10 kg, ग्रेविटी उसका कितना लगा 10, हाइट कितना 30 मीटर, तो 100 इंटू 30 कितना हो जाएगा
3000 हो जाएगा। तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना, क्योंकि स्मॉल जी का मान अगर हम लोग स्मॉल जी का मान 9.8 रखते हैं तो क्वेश्चन लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है कैलकुलेशन में, इसीलिए हम 9.8 को हम लोग 10 मीटर मान के चलते हैं। ठीक, 10 मीटर प्रति सेकंड मान के चलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का आंसर जो हो जाएगा mgh हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति जो पावर है, पावर क्या है। व्हाट इज ए पावर, पावर क्या है। कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, बल फोर्स, एनर्जी, डिस्टेंस दूरी। तो डिस्टेंस का अगर देखा जाए एसआई यूनिट मीटर होता है, मीटर। एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है, जूल होता है। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। एनर्जी बराबर क्या होता है, ई, एनर्जी या वर्क, तो एनर्जी और वर्क का जूल होता है, डिस्टेंस का मीटर एम होता है। ठीक, लेकिन पावर जो होता है पी बराबर होता है डब्लू अपान टी, डब्लू अपान टी। तो कार्य करने की दर प्रति एकांक समय में किया गया कार्य को क्या कहते हैं, वो पावर शक्ति कहते हैं। तो ही कह रहा है कि कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति, पावर कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है, आंसर नंबर ए हो जाता है। पावर क्या होता है, कार्य करने की दर प्रति एकांक समय में किया गया कार्य को ही हम लोग पावर कहते हैं। तो पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वाट होता है, वाट होता है। ठीक, एक एचपी बराबर, एक एचपी बराबर 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति का एसआई यूनिट क्या है। वाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का एसआई यूनिट क्या है, वाट है, जूल, न्यूटन, पास्कल। तो पास्कल किसका है, प्रेशर का है, प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। न्यूटन किसका है, फोर्स का है, फोर्स एक बल है। जूल का क्या होता है, वर्क का और एनर्जी का होता है, वर्क और एनर्जी का होता है। तो शक्ति का जो एसआई यूनिट होगा वो हमारा वाट होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा ई हो जाएगा, आंसर नंबर ई हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वाट बराबर है, एक वाट इज इक्वल टू, एक वाट बराबर क्या होता है, एक न्यूटन प्रति सेकंड, एक न्यूटन मीटर, एक जूल, एक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो एक वाट बराबर क्या होता है, अगर पूछ ले क्वेश्चन में जेनम या यूपीसी नेट या बिहार के पेपरों में कि एक वाट बराबर क्या होगा, तो आप लोग क्या लिखेंगे। तो वाट किसका यूनिट है, वाट यूनिट है पावर का। पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टी, वर्क को जूल, टाइम को सेकंड। तो P बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड। P बराबर क्या होता है, पावर बराबर 1 जूल सेकंड होता है। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब बल और विस्थापन समान दिशा में हो तो कार्य कैसा होगा। When force and displacement are in same direction, वर्क इज, धनात्मक होगा पॉजिटिव, ऋणात्मक निगेटिव, शून्य जीरो, अनंत इन्फिनिटी। तो अनंत होगा नहीं। क्या कह रहा है कि बल, बल भी, ये फोर्स है, फोर्स, और विस्थापन, ये विस्थापन डिस्टेंस, यस, दोनों समान दिशा में। तो W बराबर क्या होगा, तो W बराबर कार क्या होगा,
कार पॉजिटिव होगा या ऋणात्मक होगा या जीरो या अनंत होगा। तो यहाँ हम लोग W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर कॉस जीरो। तो कॉस जीरो का मान कितना होता है? तो कॉस जीरो का मान हमारा 1 होता है। तो कार जो होगा हमारा धनात्मक पॉजिटिव आएगा। कार कैसा होगा? हमारा पॉजिटिव आएगा। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। आंसर नंबर ए, कार कैसा होगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो कार कैसा होगा? When force and displacement are opposite, work is ऋणात्मक नेगेटिव, धनात्मक पॉजिटिव, जीरो या मैक्सिमम। तो बल फोर्स आगे की ओर है और विस्थापन जो डिस्टेंस है वो विपरीत दिशा में है। ठीक, डिस्टेंस इधर है। तो कार कैसा होगा? तो कार जो होगा हमारा क्या होगा? कार हमारा 180 पे ऋणात्मक होता है। तो कार कैसा होगा? हमारा ऋणात्मक होगा। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होंगी तो कार हमारा ऋणात्मक होगा। जब समान दिशा में होगी तो कार धनात्मक होगा। ठीक। तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द्रव्यमान, वेग, मास एंड वेलोसिटी। केवल द्रव्यमान, ओनली मास, केवल वेग, ओनली वेलोसिटी, समय, टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी टाइम पर निर्भर नहीं करती है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ m इंटू बी स्क्वायर। तो ना ही इसमें ओनली मास है और ना ही ओनली वेलोसिटी है, तो ये भी दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। तो इसमें क्या है काइनेटिक एनर्जी में? एक तो m है, m इज इक्वल डिनोट करता है मास को, b इज इक्वल डिनोट करता है वेलोसिटी को। ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी का जो आंसर हो जाएगा वो द्रव्यमान और वेग दोनों होता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन ऊंचाई हाइट पर, द्रव्यमान मास पर, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी स्मॉल जी पर। तो पोटेंशियल एनर्जी पीई बराबर होता है mgh। पीई बराबर क्या होता है? पीई बराबर हमारा होता है mgh होता है। ठीक। तो यहाँ m इज इक्वल क्या होता है? तो यहाँ m इज इक्वल क्या हो जाता है? हमारा मास, द्रव्यमान। ठीक है, दिया है। g इज इक्वल क्या होता है? ग्रेविटी भी दिया है। ठीक है, ग्रेविटी भी इसमें है। h इज इक्वल होता है हाइट। तो इसमें हाइट भी दिया है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सभी पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर नंबर डी है। ठीक, डी है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा नष्ट होती है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा बनाई जाती है, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड। ऊर्जा समाप्त हो जाती है, एनर्जी इंड्स या नॉन। तो इनमें से नहीं।
तो ऊर्जा संरक्षण का जो आइंस्टीन ने E बराबर mc² दिया था, E बराबर mc² ऊर्जा संरक्षण का नियम आया था। तो उसमें बताया था कि ना ऊर्जा नष्ट होती है और ना ही ऊर्जा को बनाया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का परिवर्तन किया जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण का जो संरक्षण का नियम है वो क्या कह रहा है, कह रहा कि ऊर्जा ना तो बनाई जाती है ना ही नष्ट की जा सकती, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो ना ही समाप्त की जाती है ना ही बनाई जाती है। तो ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होती है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है, ए। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा को नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है, ना ही ऊर्जा बनाई जाती है ना ही ऊर्जा नष्ट की जाती है। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार का सूत्र क्या है, फार्मूला ऑफ वर्क इज, कार का सूत्र क्या है, W बराबर Fs, W बराबर F इंटू एस, F अपान एस, या W बराबर एस अपान F, या W बराबर F प्लस एस। तो यहाँ F क्या है, तो F यहाँ डिनोट कर रहा है हमारा फोर्स को, F किसको डिनोट कर रहा है, फोर्स को, एस किसको डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस को, डिस्टेंस को। तो जो W बराबर वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, बल और दूरी का अदिश गुणनफल ही कार्य कहलाता है। तो W बराबर क्या हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो कार का आंसर नंबर, जो कार का सूत्र होता है वो F इंटू एस होता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या होता है, आंसर नंबर ए हो जाता है। वर्क का SI यूनिट जूल है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जूल किसके बराबर है, जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, न्यूटन अपान मीटर, मीटर अपान न्यूटन, या किलो अपान मीटर। तो जूल किसके बराबर होता है, तो पहले पता करो जूल का SI यूनिट क्या है। जो जूल SI यूनिट किसका होता है, तो वर्क का SI यूनिट जूल होता है। ठीक, तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक, मास को हम लोग क्या लिखते हैं, kg लिखते हैं, एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। ठीक, और एक डिस्टेंस है क्या, मीटर है, तो ये अपान मीटर हो जाता है ना, मीटर नहीं, यहाँ गुणे मीटर हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाता है kg मीटर स्क्वायर अपान सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो इसी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन, और डिस्टेंस को मीटर। तो वर्क बराबर क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का कौन सा रूप गतिशील वस्तु में होता है, ऊर्जा का कौन सा रूप है जो गतिशील वस्तु में होता है। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रेजेंट इज मूविंग ऑब्जेक्ट, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। तो जो ऊर्जा का कौन सा रूप गतिशील वस्तु में होता है, तो गतिशील वस्तु के लिए ऊर्जा का अगर रूप देखते हैं हम लोग,
तो ऊर्जा का कौन सा रूप गतिशील वस्तु में होता है? तो गतिज ऊर्जा होता है। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। आंसर नंबर ए हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का कौन सा रूप ऊंचाई के कारण होता है? ऊर्जा का कौन सा रूप है ऊंचाई के कारण होता है? विच एनर्जी इज ड्यू टू हाइट? हाइट के लिए, ऊंचाई के लिए ऊर्जा का कौन सा रूप होता है? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी। तो काइनेटिक, अगर काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो काइनेटिक ऊर्जा क्या होता है? गति के लिए होता है हाफ mv², ठीक। और ऊंचाई के लिए होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी में ही हाइट का आता है, तो इसीलिए इसका आंसर नंबर 19 का ए हो जाता है। 19 क्वेश्चन का आंसर ए हो जाता है। क्यों ये होता है? कह रहा कि ऊर्जा का कौन सा रूप ऊंचाई के कारण होता है। तो ऊंचाई के कारण हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जब हम फार्मूला देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है। m इज इक्वल होता है मास, g इज इक्वल होता है ग्रेविटी, इसिलेशन टू ग्रेविटी, h इक्वल हाइट। तो h जो होता है ये हमारा हाइट में आ रहा है। तो वही कह रहा कि ऊंचाई के लिए ऊर्जा का कौन सा रूप है? तो हमारा स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। कह रहा कि यदि विस्थापन शून्य हो तो कार्य कितना होगा? इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, वर्क इज। क्या शून्य जीरो होगा, अधिक मैक्सिमम होगा, या न्यूनतम मिनिमम होगा, या अनंत इन्फिनिटी होता है? तो जो कार्य होता है W बराबर F इंटू एस होता है, F इंटू एस होता है। अगर इसमें हम कह दें कि विस्थापन शून्य कर दें, W बराबर F इंटू एस जीरो कर दें, तो क्या कितना आ जाएगा? कार हमारा जीरो आ जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर तो हमें ए मिल गया, आंसर ए है, इसका आंसर ए है। लेकिन अगर कार अधिकतम कब होगा? जब W बराबर F इंटू एस कॉस जीरो, जब कॉस का मान जीरो होगा, ठीक। अगर कॉस का मान जीरो है तो धनात्मक आएगा, अगर कॉस का मान 90 है तो क्या गलत है? तो हमारा जीरो आएगा, ठीक, जीरो आएगा। अगर कॉस का मान 180 है तो हमारा निगेटिव आएगा, और कॉस जीरो है तो हमारा पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो वही कह रहा है यदि विस्थापन शून्य हो जाए तो कार्य क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक। अगर इसी में पूछ ले आंसर कि W बराबर FAS में ही पूछ ले कि अगर हम फोर्स को जीरो कर रहे हैं, हम फोर्स को क्या कर रहे हैं? फोर्स हम लोग जीरो कर रहे हैं, तो वर्क क्या होगा? वर्क भी जीरो होगा, ठीक, वर्क भी जीरो होगा। अगर हम डिस्टेंस को जीरो कर रहे हैं तो भी वर्क हमारा जीरो होगा, ठीक, जीरो होगा। तो इसी पे एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। कह रहा कि कोई वस्तु पे जो बल है, जो ऑब्जेक्ट पे बल लग रहा है, 15 न्यूटन का, ठीक। और उसको डिस्टेंस वो इतना डिस्टेंस दूर करना है 30 मीटर। तो उस पर वर्क कितना लगेगा, वर्क कितना आएगा? तो एक फार्मूला होता है W बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है? 15 मीटर, डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर होता है। तो 450 जूल का कार उस पर लगेगा। कार बराबर कितना लगेगा? 450 जूल का कार लगेगा, ठीक, 450 जूल का कार लगेगा। अगर इस पे एक क्वेश्चन और बना ले कि अगर W बराबर FAS होता है तो यह बराबर क्या W अपान एस होगा? क्या W अपान एस, यह बराबर W अपान एस होगा? जी हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जा सकता है
कि अगर उस पर कार 450 न्यूटन का है, 50 जूल का है, और उसका डिस्टेंस 30 मीटर है, तो फोर्स कितना होगा? तो 450 इंटू 30 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 15 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इससे पता चलता है कि ये फार्मूले पे ही क्वेश्चन आपस में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन को बदल के। तो विस्थापन अगर शून्य होगा तो कार 0 होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है? जूल है, वाट है, न्यूटन है, पास्कल है। तो पास्कल पीए जो होता है प्रेशर दाब का होता है, न्यूटन बल का होता है, वाट पावर का होता है, और एनर्जी और वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, शक्ति का सूत्र क्या है? पावर, फार्मूला ऑफ पावर इज, पावर का सूत्र क्या है? W अपान टी, W इंटू टी, टी अपान डब्लू, या W प्लस टी। तो शक्ति P बराबर क्या होता है? W अपान टी। प्रति एकांक समय में किया गया कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। तो इसका ये भी हो जाएगा कि प्रति एकांक समय में किया गया कार्य को शक्ति कहते हैं। तो ये भी हो जाएगा। तो P इज इक्वल W अपान टी, P बराबर W अपान टी। तो W इज इक्वल क्या होता है? वर्क होता है। T इज इक्वल क्या होता है? टाइम होता है। तो वर्क क्या होता है? वर्क बराबर जूल होता है। T इज इक्वल सेकंड होता है। ठीक, सेकंड होता है। तो P पावर का सूत्र P अपान W अपान टी होता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए कि P बराबर W अपान टी की बीमा बताओ, तो बीमा क्या हो जाएगा? P अपान टी की बीमा अगर बताओ तो क्या हो जाएगा? ठीक, तो आइए P अपान टी का P बराबर W अपान टी की बीमा देखते हैं। तो हम लोग देख रहे थे P बराबर W अपान टी की बीमा। तो वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है? ML T पे -2। ये हमारा किसका होता है? ये हमारा फोर्स का होता है। लेकिन अगर वर्क का देखा जाए तो ML पे 2T -2 होता है। ठीक, वर्क का। तो अगर P बराबर हम रखें ML पे 2T -2 अपान टाइम का T, तो इसका बीमा जो निकल के आएगा P बराबर ML पे 2T पे -3। तो पावर का बीमा ये होता है ML पे 2T -3। ठीक, तो शक्ति का सूत्र P बराबर W अपान टी होता है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट, 100 वाट, 10 वाट, 1 वाट। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। तो इसका आंसर क्या होता है? आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसे पूछ ले कि 1 किलो वाट हावर बराबर कितना होगा? 1 किलो वाट इज हावर इज इक्वल कितना होगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 1000 जूल, 360 जूल, या 10⁻6 जूल। तो 1 किलो 3 वाट हावर 60 गुणे 60, तो कितना होगा? ये होगा 36 गुणे 10⁻3। तो ये हो जाएगा 36 गुणे 10⁻5। पॉइंट लगाएंगे तो 3 गुणे 6 गुणे 10⁻6 जूल आएगा। 1 किलो वाट
1 किलो वाट हावर बराबर इतना होता है। 1 किलो हावर इज इक्वल इतना होता है। कैसे निकाले हैं? 1 गुणे किलो 10 की पावर 3 हावर दिया है, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक, तो 6 का गुणा किए हैं 36 और डबल जीरो बढ़ा दिए 3600, 10 की पावर 3 है। ठीक, तो ये 2 जीरो अगर इधर बढ़ाएंगे तो पावर बढ़ जाता है। ठीक, फिर अगर एक पॉइंट लगाना होता है तो एक दशमलव बढ़ा देते हैं तो 10 की पावर 6 हो जाता है। तो इसीलिए 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, केवल गतिज ओनली काइनेटिक, केवल स्थितिज ओनली पोटेंशियल, तो उष्मा एनर्जी, हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी है नहीं। ओनली पोटेंशियल एनर्जी बराबर पी बराबर एम जी एच, पी बराबर एम जी एच, के ई बराबर के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एच। तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर हाफ, अगर एम को हम कॉमन लेते हैं तो वी स्क्वायर प्लस जी एच बचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी बराबर गतिज ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा न केवल स्थितिज ऊर्जा पे काम करती है, ना ही केवल गतिज पे काम करती है, ये दोनों को मिला के ही काम करती है, जिसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इज विद्युत से प्रकाश, इलेक्ट्रिकल टू लाइट, बल से दूरी, फोर्स टू डिस्टेंस, द्रव्यमान से समय, मास टू डिस्टेंस, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा परिवर्तन की दूरी क्या होता है? ऊर्जा परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? बल इंटू दूरी, बल इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो वर्क हो गया, एक कार हो जा रहा है। मास इंटू टाइम, मास इंटू टाइम, तो ये कुछ मास इंटू टाइम कुछ नहीं है। तो ऊर्जा परिवर्तन के लिए हमारा होता है इलेक्ट्रिकल टू लाइट, विद्युत से ऊर्जा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। ऊर्जा परिवर्तन का उदाहरण क्या हो जाएगा? ऊर्जा परिवर्तन का उदाहरण होगा विद्युत से प्रकाश, यही इसका उदाहरण होता है। एग्जाम्पल क्या होगा? इलेक्ट्रिकल टू लाइट, इलेक्ट्रिकल टू लाइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चलती कार में कौन सी ऊर्जा होती है? जो चलती कार है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? ए मूविंग कार हैज, जो कार है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों, बोथ, इनमें से कोई नहीं। अगर गति चलती हुई कार में देखा जाए तो कार में क्या मास है और ये वेलोसिटी, उसमें विस्थापन पर समय पे डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम कर रहा है, तो वेलोसिटी भी है। तो वही कार जो होता है, कार हमारा क्या हो जाएगा? कार हमारा ना पोटेंशियल एनर्जी में नहीं आएगा। कार गति कर रही है, तो गति करने के लिए हम काइनेटिक्स एनर्जी जो के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर है, उसी पे काम कर रहा। कार बराबर क्या हो जाता है? गतिज ऊर्जा पे वर्क कर रही है। तो 27 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, जिसको इसको पीडीएफ लेना होगा उसको हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल डाल देंगे लिंक, उसी से पीडीएफ आप लोग ले लेंगे। ठीक, संचित, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्टोर्ड एनर्जी इज कॉल्ड गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी,
गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, ऊष्मा हीट एनर्जी, ध्वनि साउंड एनर्जी। तो अभी गतिज के लिए हमें जैसे कार गति कर रहा तो काइनेटिक एनर्जी आ गया, लेकिन ये कह रहा हम ऊर्जा को स्टोर किए हैं, तो ऊर्जा स्टोर्ड एनर्जी में हमारा जो आता है वो स्टोर्ड एनर्जी में हमारा पोटेंशियल एनर्जी आती है, स्टोर में पोटेंशियल एनर्जी। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, आंसर नंबर ए स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी में हमारा पोटेंशियल एनर्जी पीई है, और मूवमेंट में गतिशील के लिए हमारा काइनेटिक एनर्जी के ई है। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। स्टोर्ड अगर एनर्जी पूछेगा तो पोटेंशियल एनर्जी पीई बराबर mgh, गतिशील एनर्जी के लिए काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर हाफ mv²। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 29 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा किस प्रकार की राशि है। एनर्जी इज ए अदिश राशि, स्केलर, सदिश राशि, वेक्टर, दोनों, बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, कोई भी अगर दे रहा है ऊर्जा या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा तो वो दोनों राशि नहीं हो सकती, ना सदिश ना आदिश, दोनों कभी नहीं होगा, एक होगा, या तो अदिश होगा या तो सदिश होगा। तो सदिश का हम पहचान करने के लिए अगर सदिश एनर्जी को जिसे पहचान करना है तो उसमें या तो वह आएगा, या तो वह आएगा, या तो ड़य आएगा। अब इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे बल हो गया, ठीक, त्वरण हो गया, ठीक, ये विस्थापन हो गया, ये सब सदिश में आ रहे हैं, जिसमें वह ड़य आ रहा, 3 अक्षर कोई आ रहा तो वो सभी हमारे सदिश में आ गए। लेकिन ऊर्जा जो है ये हमारा अदिश ऊर्जा कैसी है, अदिश राशि है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ऊर्जा जो हमारी अदिश राशि है, स्केलर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शक्ति किस प्रकार की राशि है। पावर इज ए अदिश राशि, स्केलर, सदिश राशि, वेक्टर, दोनों, बोथ, या कोई नहीं। तो ये कोई होगा नहीं, ठीक है। सदिश अदिश है। पहले हम जानते हैं पावर क्या है। पावर शक्ति क्या है, पावर बराबर होता है W/T, वर्क प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, जूल प्रति सेकंड को हम लोग पावर जानते हैं, ठीक, पावर जानते हैं। तो पावर हमारा शक्ति है, तो शक्ति भी हमारी कैसी है, शक्ति हमारी अदिश राशि, ये भी हमारी अदिश ही राशि है। तो अभी हम बताएं कि इसका ट्रिक क्या है, तो इसका भी आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य कब शून्य होता है। वर्क इज 0 व्हेन, कार्य शून्य कब होगा। बल या विस्थापन शून्य हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज 0, बल अधिक हो, फोर्स इज लार्ज, समय अधिक हो, टाइम इज लार्ज, दूरी अधिक हो, डिस्टेंस इज लार्ज। तो कार्य कब शून्य होगा। कार्य शून्य होने के लिए देखो, W बराबर F/S होता है, W बराबर F/S होता है। तो कार्य हमें क्या करना है कि वर्क को 0 करना है। वर्क 0 करने के लिए हमें या तो फोर्स को 0 कर दो, तो कार्य 0 हो जाएगा, या तो डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दो तो भी कार्य 0 हो जाएगा। अब अगर हम लोग फोर्स को 0 कर रहे हैं, तो फिर क्या 0 हो गया, ठीक। अगर W बराबर F/S है, अगर अब कि हम लोग S को 0 कर रहे हैं तो भी कार्य हमारा 0 आ गया। कार्य 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, कार्य 0 आ रहा है। तो ही कह रहा है कि कार्य कब शून्य हो सकता है। कार्य
शून्य हो सकता है जब बल या विस्थापन शून्य हो, दोनों शून्य, एक शून्य हो, चाहे बल शून्य हो या विस्थापन शून्य हो, दोनों में कोई एक शून्य होगा तो कार हमारा जीरो आएगा। तो 31 का आंसर ए हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्रव्यमान दुगना हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। इफ मास डबल काइनेटिक्स बिकम, दोगुना डबल हो जाएगा, हाफ आधा हो जाएगा, समान रहेगा या 4 गुना रहेगा। तो फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mn/v², हाफ mv²। तो अगर हम मास को दुगना कर रहे हैं, मास दुगना करेंगे 2m हो जाएगा। ठीक, तो मास अगर हम लोग दुगना करते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर m गुणे 2 इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा। तो ये मास अगर दुगना करेंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी भी डबल आएगा। तो इसका भी आंसर कैसा हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। तैंतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वेग दुगना हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि वेग अगर दुगना हो जाए, इफ वेलोसिटी डबल काइनेटिक एनर्जी, अगर वेलोसिटी डबल कर दी जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 4 गुना, 4 टाइम्स, डबल, डबल, आधा, हाफ या सेम। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो ये क्या कह रहा है कि वेलोसिटी को दोगुना कर दो। ठीक, तो अगर ये वेलोसिटी को दोगुना कर दो, 2v कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m इंटू वेलोसिटी को दोगुना कर दोगे तो 2v²। तो काइनेटिक एनर्जी टू कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² कितना आ जाएगा, 4 गुना आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारा 4 गुना हो जाएगा। अगर वेलोसिटी दुगना करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना आ जाएगा। तो आंसर नंबर ए हो जाए, आंसर नंबर ए। अगर तुम मास दुगना कर रहे हो, मास को 2 गुना कर रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी दोगुनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दोगुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक, अगर तुम वेलोसिटी को दोगुनी कर रहे तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हमारा 4 गुना होगा, 4 गुना होगा। ठीक, चौंतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊंचाई बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। इफ हाइट इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी विल, क्या बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा, समान रहेगा, सेम रहेगा या शून्य होगा, 0। तो एनर्जी बढ़ाने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। इफ हाइट इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी विल, बढ़ेगा, घटेगा, सेम रहेगा या 0 होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पीई बराबर mgh, जो तो हाइट अगर हम बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। पैंतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर स्मॉल जी का मान क्या है। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन अर्थ, अर्थ पे स्मॉल जी का मान क्या है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
या 7.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 6.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एसिलरेशन और ग्रेविटी का मान जो पृथ्वी पर है वो 9.8 मीटर स्क्वायर है, लेकिन हम क्वेश्चन में लगाते समय इसको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान के चलते हैं हमेशा। तो 35 का आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि कार का आयाम क्या है, डायमेंशन ऑफ वर्क इज। क्या कार का बीमा क्या है, ML2T-2, MLT, ML/2T, MLT/-2। तो पहले देखते हैं कार। W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है, फोर्स इज इक्वल होता है मास इंटू एसिलरेशन, मास इंटू एसिलरेशन। तो मास को हम लोग क्या लिखते हैं, केजी, एसिलरेशन को लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो फोर्स की बीमा बराबर क्या होगी, केजी को हम लोग लिखते हैं एम, मीटर को लिखते हैं एल, टी नीचे है सेकंड टाइम तो -2। तो ये किसका निकल के आया, ये फोर्स का निकल के आया। MLT किसका है, MLT किसका है, ये हमारा फोर्स का होता है। किसका होता है, फोर्स का होता है। ठीक, अगर हम वर्क का देखें, वर्क का, तो यस डिस्टेंस है, डिस्टेंस लंबाई का क्या होता है, यल होता है, लंबाई मीटर। तो इसका क्या होगा कि MLT/-2 इंटू मीटर। तो मीटर का हम लोग क्या लेते हैं, यल लेते हैं, मीटर को हम लोग क्या लेते हैं, मीटर, MLT। तो मीटर, केजी मीटर स्क्वायर, एम पहले से ऑलरेडी केजी मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक, मीटर को यल लेते हैं। ठीक, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ML² T/-2, क्योंकि गुणा में है तो मीटर का हम लोग क्या लेते हैं, यस पार डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग मीटर मानते हैं, मीटर को हम लोग क्या मानते हैं, मीटर को हम लोग यल लेते हैं। ठीक, तो ये मीटर का, तो मीटर का हम लोग क्या लिए हैं, मीटर का हम लोग यल लिए हैं। ठीक, तो ये वर्क का बीमा निकल के क्या आया, वर्क का बीमा निकल के आया ML/2 T/-2। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए आएगा, आंसर नंबर ए आएगा। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा संरक्षण नियम किस पर लागू होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू, कंजर्वेशन एनर्जी अप्लाई होती है सभी प्रणाली पे, ऑल सिस्टम पे, केवल बंद प्रणाली पे, ओनली क्लोज सिस्टम पे, केवल खुली प्रणाली पे, ओनली ओपन सिस्टम पे, या कोई नहीं। तो जो संरक्षण का नियम होता है वो ना तो सभी प्रणाली पे काम करता है, ना तो केवल बंद प्रणाली पे काम करता है, ना ही केवल खुली प्रणाली पे काम करता है, वो इनमें से कोई नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या होता है, आंसर नंबर इसका हो जाता है डी हो जाता है, आंसर नंबर डी हो जाता है। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि समय कम हो तो शक्ति क्या होगी। इफ टाइम डिक्रीज पावर विल, कह रहा है यदि समय कम हो तो शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, घटेगी, डिक्रीज होगी, या समान रहेगी, सेम रहेगी, या शून्य होगी। तो शक्ति P बराबर क्या होता है, W/T। तो कह रहा कि यदि समय कम हो, टाइम कम हो, तो पावर क्या होगा। अगर टाइम कम हो तो पावर क्या होता है, बढ़ता है। टाइम अगर कम हो
अगर P बराबर W/T है, अगर टाइम कम हो तो पावर बढ़ेगा, तो इसीलिए आंसर बढ़ेगी। तो इसका आंसर नंबर ए हो गया, आंसर नंबर ए हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा कि 1 जूल बराबर 1 जूल इक्वल टू 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू मीटर, 1 न्यूटन/मीटर, 1 मीटर अपान मीटर या 1 kg। तो जूल यूनिट किसका है? तो वर्क का एसआई यूनिट है, वर्क एसआई यूनिट क्या है? जूल है। ठीक है, जूल है। तो वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर। तो वर्क बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर ए जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए पे जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन। ये फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन कह रहा कि शक्ति का व्यवहारिक इकाई क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ द पावर, पावर का व्यवहारिक इकाई किलोवाट है, जूल है, न्यूटन है, पास्कल है। तो पास्कल प्रेशर का, न्यूटन फोर्स का, जूल वर्क का एंड एनर्जी का और पावर का जो होता है व्यवहारिक मात्रा किलोवाट होता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर ए हो गया। तो फिजिक्स का क्वेश्चन 40 कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? 5 मिनट का ब्रेक रखते हैं क्योंकि पानी वानी थोड़ा पीते हैं। उसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, केमिस्ट्री का 40 क्वेश्चन। ठीक, तो 5 मिनट के ब्रेक के बाद।
5 मिनट ब्रेक के बाद फिर हम लोग आते हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री का 40 क्वेश्चन देखते हैं। केमिस्ट्री का 40 क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते हुए, पहला क्वेश्चन कह रहा कि हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन, डाल्टन या चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था। एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था? डाल्टन ने। रदरफोर्ड ने क्या किया था? प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसके लिए आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? पॉजिटिव धनात्मक, निगेटिव ऋणात्मक, न्यूट्रल उदासीन या बोथ दोनों। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो निगेटिव होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? चार्ज आपका इतना होता है, चार्ज इतना होता है। और इस पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। तो माइनस चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? तो पॉजिटिव चार्ज हमारा प्रोटॉन पे होता है। प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक, 3 नंबर कुछ आ रहा है कि इस पे एक कोई थंबनेल आ रहा है कि बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए सिलेक्शन गाइड है। आइए इसका फीचर देखते हैं। फीचर इसमें क्या इनक्लूड है। इनरोड फीचर की बात करते हैं तो इसमें कंप्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, सॉल्व प्रैक्टिस सेट है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर है, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, जिसमें फ्री 25 टेस्ट सीरीज है। फ्री टेस्ट सीरीज 25 है और इसका प्राइस 199 है। लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज करने पर ये प्राइस में कुछ डिक्रीज भी किया जा सकता है। ठीक, तो ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप लोग मैसेज करके आप लोग को ये टेस्ट में ज्वाइन होना है तो टेस्ट में भी ज्वाइन हो सकते हैं। और जिसको बुक को लेना है, बुक हमारी पीडीएफ फॉर्म में है। बुक को हम पहले बता दे रहे हैं, बुक जो है पीडीएफ फॉर्म में है। बहुत अच्छी क्वालिटी की बुक है जिसमें 623 पेज की बनाई एक बुक है। बढ़िया एकदम बुक से आप लोग उसकी 2 कॉपी करा सकते हैं किसी भी प्रिंटर पे जाके। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक, डाल्टन। तो डाल्टन साहब जो आते हैं उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी। एटॉमिक थ्योरी दी थी। एटॉमिक थ्योरी की बात कौन करता है? डाल्टन। चैडविक के नाम पे आता है न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज किसने? चैडविक ने। थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। आंसर नंबर ए, प्रोटॉन पे चार्ज, प्रोटॉन का खोज किसने? रदरफोर्ड ने किया। ठीक, अगला 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है
4 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, डाल्टन। तो न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन पे अगर चार्ज देखा जाए तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ये कैसा होता है? ये न्यूट्रल होता है, ठीक, न्यूट्रल है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, रदरफोर्ड प्रोटॉन, थॉमसन इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। तो इसके लिए आंसर नंबर क्या? सी। 5 नंबर क्वेश्चन वही आ रहा कि कह रहा कि दी चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज, प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है? पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल, जीरो। तो जीरो और न्यूट्रल किस पे होता है? न्यूट्रॉन पे। न्यूट्रॉन पे कितना होता है? जीरो और न्यूट्रल होता है, ठीक। निगेटिव किस पे आता है? तो निगेटिव हमारा इलेक्ट्रॉन पर आता है। पॉजिटिव चार्ज जिस पे होता है वो हमारा प्रोटॉन होता है, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे, तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द न्यूक्लियस कंडीशंस, नाभिक में क्या होता है? न्यूक्लियस कंडीशन पूछ रहा है, नाभिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ओनली इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस की बात की जाए तो नाभिक के चारों ओर क्या होता है? नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं? वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारा नाभिक में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में होता है। तो ही कह रहा है कि न्यूक्लियस जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन किस में होता है? तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो इसका आंसर नंबर बी होता है। आंसर नंबर क्या होता है? आंसर नंबर बी होता है, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन या मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर ये कोई मान लो एलिमेंट है, तो नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, ठीक। नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ऊपर क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास कहाँ होता है? ऊपर होता है। एटॉमिक नंबर कहाँ होता है? नीचे। तो मास में क्या होता है? मास में हमारा होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या इक्वल क्या हो जाएगा? मास नंबर हो जाएगा। लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारा प्रोटॉन की संख्या होता है। तो इसका 7 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ई हो जाएगा। 7 का आंसर नंबर ई हो जाएगा, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मास नंबर इज इक्वल टू, मास नंबर द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ओनली प्रोटॉन, ओनली न्यूट्रॉन, ओनली इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन नंबर हमारा जो मास नंबर होता है, मास नंबर जो होता है, प्रोटॉन तो ओनली एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर को।
एटॉमिक नंबर को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, ठीक। तो मास नंबर इज इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसके लिए आंसर नंबर क्या हो जाता है, आंसर नंबर, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव्स अराउंड न्यूक्लियस इन, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसमें घूमता है, कक्षक में ऑर्बिट, न्यूक्लियस नाभिक में, सेल कोशिका में, या लेयर ओनली केवल परत में। तो अगर ये देखा जाए ये कोई नाभिक है न्यूक्लियस, तो वो पूछ रहा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में घूमता है, तो न्यूक्लियस में हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक। सेल कोशिका तो कोई होती नहीं है। ऑर्बिट कक्षा, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसी सब कक्षाओं में घूमता है, जो कक्षा जो हमारी 4 कक्षा होती है KLM KLM जो कक्षा होती है उसी में इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाता है, वृत्तीय चक्कर, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमता है, तो ऑर्बिट में। तो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल के सेल, कह रहा है जो पहली कक्षा के सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हैं, 2 है, 8 है, 18 है या 32 है। तो जो नील्स बोर ने 2n² दिया था, 2n² के द्वारा कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना हो, तो कक्षाएं 4 होती हैं, KLM और n, KLMN। तो K माने जो हम लोग जानते हैं, K माने क्या होती है, पहली कक्षा, L माने उसने पूछती है दूसरी कक्षा, M मतलब तीसरी कक्षा, और N मतलब चौथी कक्षा। तो ये नंबर, n माना नंबर ऑफ संख्या होता है, पहली दूसरी तीसरी कक्षाओं की संख्या होता है, और उसका स्क्वायर और 2 से गुणा कर देंगे तो ओ हो जाए। तो K बराबर पहली कक्षा होता है, तो 2n का मान 1 का स्क्वायर कक्षा K, तो इसका आ जाएगा 2। तो इस पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 2 होती है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। 11 से 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज सेकंड सेल, जो यल सेल है, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2, 8 हैं, 8 होते हैं, 18 या 32। तो 2 इलेक्ट्रॉन किस सेल में होते हैं, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब के बाद कौन सा सेल आता है, LMN, यल बराबर 2, कक्षा की संख्या 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 = 8। तो यल सेल में कितना होगा, तो यल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाता है, आंसर नंबर बी। यल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, यल सेल में। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल एम सेल, तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8, 18, 2, 32। तो सेल 4 होते हैं, KLMN, ठीक। 8 किस में होता है, 8 यल सेल में होता है, 8 इलेक्ट्रॉन 8 सेल में, 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में, के सेल में। पूछ रहा है m बराबर कितना, 3, m बराबर 3। तो 2n² पे जब n बराबर 3 रखते हैं तो 2 × 3 का स्क्वायर इक्वल क्या आ जाता है, 2 × 9 = 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो m सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाता है, इसके लिए आंसर नंबर बी हो जाता है, आंसर नंबर बी हो जाता है। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक।
13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है या 4 होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या तो एक ही होता है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम इसका नाम होता है, ठीक। इसे हम लोग D2O के नाम से भी जानते हैं, D2O के नाम से जानते हैं, ठीक। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या तो 1 होती है, लेकिन उसके समस्थानिक 3 होते हैं, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6, 7, 8, 9। तो 6 पे क्या आता है? कार्बन आता है, 7 पे नाइट्रोजन आता है, 8 पर ऑक्सीजन आता है, 9 पे हम नहीं जानते क्या आता है। तो कार्बन, ऑक्सीजन की संख्या जो होता है वो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है 8 और परमाणु भार जो होता है 16 होता है, ठीक। तो वही कह रहा कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसके लिए आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता कि आइसोटोप्स हैव सेम, समस्थानिकों में क्या समान होता है? मास नंबर, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन या मास ओनली? तो आइसोटोप्स में सेम इज इक्वल क्या होता है? आइसोटोप्स में हमारा एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाता है? बी हो जाता है। अगर हाइड्रोजन का देखा जाए तो 1HP1, 1HP2, 1HP3, तो सारों का एटॉमिक नंबर सेम है, 1 है। तो ये कैसा है? ये हमारा कैसा है? ये हमारा आइसोटोप का एग्जाम्पल है। आइसोटोप का एग्जाम्पल में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोटोप में क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो हमारा है वो सेम होता है, ठीक। सोलह नंबर क्वेश्चन में आइसोबार हैव सेम, समभारिकों में क्या समान होता है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर किस में सेम होता है? आइसोटोप्स में। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। एटॉमिक नंबर किस में सेम होता है? आइसोटोप में। समभारिक आइसोबार में क्या होता है? मास नंबर सेम होता है। तो मास नंबर किस में सेम होता है? आइसोबार में। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इसीलिए इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप इज, समस्थानिक का उदाहरण है। समस्थानिक जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो। तो एटॉमिक नंबर किसका सेम है? 1H, 1H1, 1H2, 1H3 या NaCl का या CO2 का या हाइड्रोजन का। तो एटॉमिक नंबर किसके सेम है? तो एटॉमिक नंबर समस्थानिक वही होगा जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो एटॉमिक नंबर सेम हो रहा है आंसर नंबर ए का। ए का एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार इज, समभारिक का उदाहरण है। समभारिक का
20 आर्गन 40 एंड 20 कैल्शियम 40, या H2O या आर्गन का परमाणु 18 होता है, और CO2। तो कि समभारिक मतलब आइसोबार्स में क्या होता है, सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक मास सेम होता है, बस एटॉमिक मास सेम होता है, बस डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक। और 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वैलेंसी डिपेंड ऑन, संयोजकता किस पर निर्भर करती है। जो संयोजकता होती है वो किस पर निर्भर करती है, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस पे, न्यूट्रॉन पे, या मास पे। तो जो वैलेंसी डिपेंड किस पे करती है, वैलेंसी डिपेंड करती है आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जो आउटर शेल होगा इलेक्ट्रॉन का, उसी से डिपेंड करता है हमारा वैलेंसी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नोबल गैस है वैलेंसी, निष्क्रिय गैस की संयोजकता होती है 1, 2, 3, 0। तो नोबल गैस पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, पीरियोडिक टेबल में ये लोग कहाँ है, ग्रुप नंबर, इनका ग्रुप नंबर 18 है। इनका ग्रुप नंबर कितना है, 18 है। 18 वाले ग्रुप नंबर 18 के जितने भी तत्व हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है। उनकी वैलेंसी कितनी होती है, तो उनकी वैलेंसी 0 होती है। तो जिन एलिमेंट का वैलेंसी 0 है वो सभी हमारे क्या होते हैं, निष्क्रिय गैस होते हैं। अब जैसे निष्क्रिय गैस में एक नियॉन Ne होता है, तो इसमें 2 8 और वैलेंसी लास्ट में क्या आ रही है जी, नियॉन नहीं, इसका आर्गन देख लो, अगर आर्गन देख लो, नियॉन देख लो, 10 वाले को देख लो, 10 वालों का, हाँ ये नियॉन का Ne का 10 होता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 0। तो ये नोबल गैस में आता है, तो इसीलिए इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। इक्कीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट यूज्ड, रदरफोर्ड के प्रयोग में क्या उपयोग हुआ, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रे, या एक्स रे। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल का यूज किया गया था, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द एटम इज, परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, एम्प्टी स्पेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो परमाणु का जो अधिकतम भाग होता है वो खाली होता है, तो इसीलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। आंसर नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खाली होता है।
23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन हैज निजिबल। इलेक्ट्रॉन का क्या नगण्य होता है? मास, चार्ज, वॉल्यूम, एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन का क्या निजिबल होता है? क्या मास, क्या वॉल्यूम, क्या चार्ज की एनर्जी? तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो निजिबल होता है, तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द न्यूक्लियस इज, नाभिक में होता है निजिबल चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल, एम्प्टी, खाली। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? नाभिक में क्या होता है? नाभिक जैसा हमारा होता है 24 नंबर का, तो नाभिक इजी कैसा होता है? नाभिक पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसीलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नाभिक हमारा कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज, परमाणु द्रव्यमान होता है एवरेज ऑफ आइसोटोप्स, ओनली प्रोटॉन, ओनली न्यूट्रॉन या ओनली इलेक्ट्रॉन। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेंगे तो एटॉमिक मास बनेगा। एक एक के बराबर से एटॉमिक मास नहीं बनते हैं, तो इसका क्या होगा? इसका होगा एवरेज ऑफ आइसोटोप्स। एवरेज ऑफ आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर बनते हैं, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो, इलेक्ट्रॉन वितरण किस नियम का पालन करता है? 2n स्क्वायर रूल, बॉयल्स लॉ, ओम्स लॉ, न्यूटन लॉ। तो जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, बॉयल्स लॉ तो गैस के नियम में आता है, गैस के। ओम्स लॉ और न्यूटन लॉ ये फिजिक्स के क्वेश्चन है। ओम्स जो बराबर होता है बी बराबर आई आर, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। ठीक। ये सभी हमारे न्यूटन के लॉ में आते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है किसके? इलेक्ट्रॉन के 2n स्क्वायर से। तो 26 का आंसर नंबर कितना होता है? आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होते हैं? 2n स्क्वायर, n स्क्वायर, 3n या n पे पावर 3। तो किसी की कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन बनने के लिए जो फार्मूला आया था वो 2n स्क्वायर का फार्मूला आया था, कि आप 2n स्क्वायर के ही हिसाब से उसमें भर सकते हैं। तो आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब 2n स्क्वायर कैसे लगता है? फार्मूला देखो, के जो अक्षर होते हैं के एम एन होते हैं, के एल एम एन। के बराबर कितना होता है? 1 होता है। एल बराबर कितना होता है हमारा? 2 होता है। एम बराबर 3 होता है और एन बराबर 4 होते हैं। के लिए अगर 2n स्क्वायर लगाते हैं तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन बनना है? 2। अब यल बराबर अगर हम 2n स्क्वायर लगाते हैं तो 2 गुणे 2 के पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यल में 8 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। यम बराबर कितना? 3। अगर यम बराबर 3 रखते हैं तो 2n स्क्वायर बराबर 2 गुणे 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। n बराबर अगर 2n स्क्वायर पे हम 4 रखते हैं तो 2 गुणे 4 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का जो नियम आता है 2n स्क्वायर से ही आया था। ठीक।
28 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ क्या, परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, संख्या प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का या मास का या ऑर्बिट का। तो परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। परमाणु एटॉमिक नंबर जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूट्रल एटम हैज, तटस्थ परमाणु में होता है, तटस्थ परमाणु में क्या होता है, इक्वल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इक्वल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, मोर प्रोटॉन, नो इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल एटम में क्या होता है, न्यूट्रल एटम में जो हमारा होता है उसमें इक्वल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होते हैं, इक्वल होते हैं न्यूट्रल एटम में। तो इसीलिए इसका आंसर